यस सर। अब देखिए आफ्टर रिएक्शन क्या हुआ, बिफोर रिएक्शन 7 मॉलिक्यूल्स थे, आफ्टर रिएक्शन 12 मॉलिक्यूल बन गया। तो इससे भी क्या हुआ, आपका रैंडमनेस बढ़ा कि घटा, डेल्टा एस बढ़ा कि घटा, बढ़ गया। बढ़ गया ना डेल्टा एस। ओके, तो एक फोर्स यहां से भी मिल गया इसको कि ये रिएक्शन आगे बढ़ेगा, फेवरेबल है। 7 से 12 मॉलिक्यूल हो रहा है, ये 7 से 4 होता तो अनफेवरेबल होता मैटर के स्टेट पर। और एक एनर्जी लेवल के स्टेट पर भी ये फेवरेबल है, क्योंकि डेल्टा जी जो है माइनस हो रहा है। ओके, तो डेल्टा जी जब माइनस होगा, आगे रिएक्शन में आपको दिखाएंगे गिब्स फ्री एनर्जी चेंज का जो क्वेश्चन है, उसमें आप देखिएगा कि H इज इक्वल टू क्या, सॉरी, G इज इक्वल टू, यानी फ्री एनर्जी इज इक्वल टू एंथैल्पी माइनस T मल्टीप्लाइड बाय S, और उसको डेल्टा लगा दो आप, तो माइनस में कंपोनेंट है वो कौन सा, आपका एंट्रोपी। तो जब माइनस में है एंट्रोपी और यहां पर बढ़ रहा है, तो ओवरऑल एनर्जी क्या हो गया, ठीक इसका अपोजिट होगा, होगा कि नहीं होगा। देखिए यहां पर डेल्टा एस, आगे इक्वेशन में लिखाएंगे, डेल्टा एस जो है पॉजिटिव है, तो माइनस टी डेल्टा एस भी निगेटिव हो गया। तो माइनस टी डेल्टा एस निगेटिव हो गया, तो हमारा डेल्टा जी जो है वो क्या हो गया, कम हुआ। और डेल्टा जी जितना कम होगा, निगेटिव होगा, सिचुएशन उतना फेवरेबल होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। कोई भी रिएक्शन अगर स्पॉन्टेनियस हो रहा है, स्वतः हो रहा है, खुद हो रहा है, तो उसके लिए क्या चाहिए, फ्री एनर्जी चेंज निगेटिव चाहिए। क्योंकि इनिशियल प्रोडक्ट्स का एनर्जी, इंटरनल एनर्जी और रिएक्टेंट्स का इंटरनल एनर्जी में डिफरेंस, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करो तो वो माइनस होना चाहिए इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी चेंज यही कहते हैं, इंटरनल एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस इंटरनल एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स। ठीक है, ये इंटरनल एनर्जी कहां से आता है, उसके कोवेलेंट बॉन्ड जितने भी हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड कितने हैं, कई 50 है, 60 है, कार्बोहाइड्रेट में कितना सिंगल बॉन्ड हो गया, बहुत सारा है। तो उससे इंटरनल एनर्जी इज स्टोर्ड इन दैट, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब आगे हम देखते हैं केस नंबर, नहीं इसी बॉक्स को, क्योंकि ये कंप्लीट नहीं हुआ, बॉक्स अधूरा है। फुल स्टॉप है, वी कैन रिप्रेजेंट, ये समझ में आया, ये फिगर समझ में आया आपको, यहाँ पर एंट्रोपी बढ़ रहा है मैटर स्टेट पर भी और एनर्जी के स्टेट पर भी, लेवल पर भी। यहाँ लगता है कंटिन्यूड है। द एटम्स कंटेन्ड इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज प्लस 6 मॉलिक्यूल, उसी का एक्सप्लेनेशन है, 6 मॉलिक्यूल तो 7 हो गया और यहाँ पर 12 हो गया। ओके, whenever a chemical reaction results in an increase in the number of molecules, or when a solid substance is converted into liquid or gaseous products which allow more freedom of molecular movement than solids, molecular disorder and thus entropy increases। तो ये भी आप समझ गए, सॉलिड स्टेट में है तो उसमें एंट्रोपी क्या है, ज्यादा है कि कम है। एक मैटर अगर सॉलिड और एक मैटर तो लिक्विड स्टेट में क्या हुआ, एंट्रोपी ज्यादा ज्यादा हुआ, सॉलिड से ज्यादा। सॉलिड जो है ऑर्डर्ड है, और गैस में सबसे ज्यादा रैंडमनेस है, डिसऑर्डरनेस है, सबसे ज्यादा होगा। तो अगर कोई सवाल आपसे कर दे कि हम आपको पानी दिए, एक बर्फ है, एक भाप है, एक लिक्विड वाटर है, एंट्रोपी किसमें ज्यादा है, फटाक से बता दोगे। भाप में यस स्टीप, अब आइस में सबसे कम। केस 3 को देखते हैं, केस 2 भी देख लिए, जो आपका लिविंग सिस्टम में था, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, और एक नॉन लिविंग वाला देखे जिसमें सिर्फ एनर्जी का हो रहा है रेंडमाइजेशन, यहाँ एनर्जी और मैटर दोनों का हो रहा है रेंडमाइजेशन। अब केस 3 हम देखते हैं जहां पर इंफॉर्मेशन का रेंडमाइजेशन है, यानी इंफॉर्मेशन, क्योंकि डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, ये सब में इंफॉर्मेशन मौजूद है ना। अब देखिए केस 3, द फॉलोइंग, अब इसको एक समझाने के लिए एक थोड़ा सा
कॉन्टेक्स्ट बाहर का लिया है, तो आप समझ जाइए इसको। द फॉलोइंग शॉर्ट पैसेज फ्रॉम जूलियस सीजर। पता है जूलियस सीजर किसी को? यस सर। क्या है जूलियस सीजर, क्या है? ये विलियम वर्ड्सवर्थ लिखे थे सर एक। शेक्सपियर लिखा था कि विलियम वर्ड्सवर्थ लिखा था? सॉरी सॉरी, शेक्सपियर लिखे थे सर। यस सर। है ना, शेक्सपियर। लेकिन ये क्या था, शेक्सपियर तो लिखा था, लेकिन जूलियस सीजर कहीं का राजा था। यस सर, हाँ वो उसका हाँ, रोमन साम्राज्य का ये राजा था। राजा थे। ऐसा ऐसा राजा था जिसने पहले रोमन साम्राज्य में, जैसे हमारा वैशाली गणराज्य कहा जाता है कि विश्व की प्रथम क्या है वो, प्रजातंत्र, गणतंत्र है। सबसे पहले इवन रोमन सभ्यता के भी पहले ये गणतंत्र हो गया था। यानी लोग वोट दे करके अपना चुनता था, समाज से कोई आधिपत्य, कोई बड़ा बड़ा आदमी, और वो बड़ा बड़ा आदमी मिल करके राजा का चुनाव करते थे, जैसे अभी करते हैं एमपी बनाते हैं वैसे सब। तो ये रोमन साम्राज्य में भी था पहले, ये बहुत पहले, ये यानी अभी से 2000 साल पहले। अभी नया ईसा मसीह का बर्थ ही हुआ है, उसके 40-50 साल के बाद की बात है। तो राजा था वहां का। इसने क्या किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करके, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को चेंज करके डायरेक्ट अपने अंदर ऑटोक्रेटिक कर लिया था, तो बल के जोर पर किया था। तो इस, और ये यूनाइटेड किंगडम में जाकर के ब्रिटेन को जाके ऑक्युपाई कर लिया था। तो ब्रिटेन का एक योद्धा था वो ब्रूटस, इसीलिए इसको ब्रिटिश बोला जाता है, ब्रिटेन के लोगों को। तो ब्रूटस जो है, और ब्रिटिश लोग कहते हैं कि हम लोग ब्रूटस की संतान है, या ब्रूटस का वंशज है, ऐसे समझ लो। तो ब्रूटस जो योद्धा था वो इससे लड़ाई किया, और बाद में, लेकिन लड़ा तो फिर ये फिर हार गया था। लेकिन जब लड़ा तो वो मैसेज जो दिया था, व्हेन ही रियलाइजेस दैट ही मस्ट फेस मार्क एंटोनीज आर्मी। मार्क एंटोनी जो था इसका एक जनरल था, सेनापति था एक तरह से। इस मार्क एंटोनी को ही भेजा था यूनाइटेड किंगडम को फतह करने के लिए, क्योंकि ये कहाँ का राजा था, रोमन साम्राज्य, इटली का था, गया ब्रिटेन को फतह करने, और वहां ब्रूटस जो था उसको रक्षा कर रहा था, जनरल। तो मार्क एंटनी जो है, इसका आर्मी आ गया कहां पर, इंग्लिश चैनल, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में 40 किलोमीटर का समुद्र है, और बड़ी बड़ी नौकाएं लेकर के। सो इट इज एन इम्पोर्टेंट, तो उसने एक मैसेज दिया ब्रूटस ने अपने लोगों को, देयर इज ए टाइड इन द अफेयर्स ऑफ मेन which taken at the flood leads on the fortune, omitted all the voyages of their life, is bound in sorrows and miseries। इंग्लिश लिटरेचर वाला इसका मतलब बताएगा बढ़िया से, ठीक है। हमको भी नहीं समझ में आ रहा है इसका क्या मतलब है, एक्सप्लेनेशन, लिटरल मीनिंग तो है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारा हिडन मीनिंग है। तो इसने दिया ताकि दूसरे लोग ना समझ पाए, मेरे अपने लोग समझ लें, ब्रूटस ने हिडन मैसेज दिया इंग्लैंड में। तो इन एडिशन, तो मतलब आप इसका बायोकेमिस्ट्री में समझिए कि इन एडिशन टू व्हाट दिस पैसेज सेज ओवरटली, ऊपर ऊपर इसका क्या मीनिंग, ऊपर ऊपर इसका मीनिंग है देयर इज ए टाइड इन द अफेयर्स ऑफ मेन। लोगों के बीच में जो मेल जोल है, आपस का भाईचारा जो है, उसमें काफी उतार चढ़ाव है। व्हिच टेकन एट द फ्लड लीड्स ऑन टू फॉर्च्यून, ठीक है। ऐसे इसका लिटरल मीनिंग तो ये है, लेकिन इसके अंदर जो है हिडन मीनिंग है, कोड है ये। इट हैज मेनी हिडन मीनिंग्स। इट नॉट ओनली रिफ्लेक्ट्स ए कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन द प्ले, इट ऑल, और शेक्सपियर क्या किया था, इसको नाटक के रूप में लिखा। ये जो पूरा जो घटनाक्रम है जूलियस सीजर का, एक्ट 3 सीन 3 शेक्सपियर। तो इट ऑल्सो, it not only reflects a complex sequence of events in the play, it also echoes the play's an idea on conflict, ambition and the demands of leadership। बहुत सारा तरह का इसमें मतलब है, कॉन्फ्लिक्ट, एम्बिशन, डिमांड ऑफ लीडरशिप, सब घुसा हुआ है इसमें मतलब। permeated with Shakespeare's understanding of the human nature, it is very rich in information। okay, now so इसमें कितना लेटर है, 125 लेटर्स है। However, if the 125 letters making up this quotation were allowed to fall into a completely random, chaotic pattern as shown in this box, इसको सब letters को निकाल के
डिब्बा में जैसे झालमुड़ी बनाते हैं वैसे बना दो, तो ये ऐसे हो गया ये। अब क्या मतलब है इसका, पजल हो गया। इससे बिलियंस ऑफ सीक्वेंसेस बनाए जा सकते हैं, मिलियन प्रोबेबिलिटी, इसका मिलियन बिलियन हो गया। एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में ये अरेंज थे अल्फाबेट्स, तो ये था वो। अब रैंडम हो गया। as shown in the following, they would have, जब रैंडम हो गया, no meaning, there is no meaning. In this form 125 letters contain little or no information in this form, but they are very rich in entropy. कहने का मतलब हुआ एंट्रोपी और इंफॉर्मेशन का उल्टा संबंध है। अगर इंफॉर्मेशन रिच मॉलिक्यूल है तो एंट्रोपी है, इंफॉर्मेशन तो फिर ज्यादा हुआ, एंट्रोपी इसका मतलब कम हुआ। और अगर इंफॉर्मेशन रिच नहीं है, रैंडम है, ओके, मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट या किसी मैक्रो मॉलिक्यूल के अंदर मोनोमेरिक यूनिट्स का अरेंजमेंट अगर रैंडम है तो उसमें क्या है, इंफॉर्मेशन कम है या नहीं है, ये उल्टा संबंध है। और नो इंफॉर्मेशन बट दे आर वेरी रिच इन एंट्रोपी। Such considerations have led to the conclusion that information is a form of energy. Okay, so information has been called negative entropy. So information is negative of the entropy. In fact, the branch of mathematics called information theory, which is basic to the programming logic of the computer, is closely related to thermodynamic theory. Living organisms are highly ordered, non-random structures. ओके, नॉन, कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं, रैंडमली स्ट्रक्चर प्रोड्यूस नहीं हो गया। आपका बाल, नाक, आँखों, कान, कोई जो भी स्ट्रक्चर है बॉडी पर, सबका मतलब है, कोई रैंडम स्ट्रक्चर नहीं है कि जिधर मन चाहा उधर ही हो गया कुछ भी। ओके, सो ऑर्डर्ड है, रैंडम है, नॉन रैंडम, नॉन रैंडम है, रैंडम नहीं है। क्यों रैंडम नहीं है? क्योंकि उसके पीछे इंफॉर्मेशन वर्क कर रहा है। इंफॉर्मेशन आ रहा है आपका जीन से, इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल है वहां पर, तो इंफॉर्मेशन है, तो दैट इज नेगेटिव एंट्रोपी। एंड स्ट्रक्चर्स इमेंसली रिच इन इंफॉर्मेशन एंड thus entropy poor. So these non-random structures are rich in information. So the molecules which are rich in information are also entropy poor. ठीक है, आगे बढ़े। ये तीनों केस आप समझे कि नहीं समझे? हेलो, सो गए क्या? यस सर। एंट्रोपी का नो कौन बोलता है? एंट्रोपी का एनर्जी से संबंध, एंट्रोपी का मैटर से संबंध और एंट्रोपी का इंफॉर्मेशन से संबंध, ये तीनों एक केस उसी को एक्सप्लेन किया। नहीं समझ में आया तो फिर से देखना, बहुत सिंपल है, इसको क्या समझना होगा। ठीक है, अब ये बॉक्स हो गया, साधारण सी बात है ये। आगे बढ़े, समझे कि नहीं समझे तीनों? आगे बढ़े कि नहीं बढ़े? सो गया क्या सर? यस सर, यस सर, आगे बढ़े। यस सर, यस सर। ओके, अब देखिए फिर से ये हेडिंग क्या है, द फ्लो ऑफ, यहां तक पढ़ लिए थे, उसके बाद इस बॉक्स में आए थे, उस बॉक्स को एक्सप्लेन किया अभी तक। अब हम पढ़ना शुरू करें आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब मेन बायोकेमिस्ट्री बुक में क्या है। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड, बोल्ड स्टेटमेंट क्या है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी की तारों में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी कैसे आ रहा है? इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित होने से आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई बिजली का तार छुआ, झटका मारता है तो क्या हुआ, वो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो गया आपकी बॉडी में ना। इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित होने से हमारे अंदर भी एनर्जी जो है, लिविंग सिस्टम के अंदर इसी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से एनर्जी डिराइव होता है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर ऑर्गेनिजम्स। तो कैसे होता है देखिए, नियरली
all living organisms derive their energy directly or indirectly from the radiant energy of sunlight. सब लोग, जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सब एनर्जी जो है कहां से ड्राइव कर रहे हैं? सनलाइट से। कुछ डायरेक्टली कर रहे हैं और कुछ इनडायरेक्टली कर रहे हैं। डायरेक्टली कौन कर रहे हैं? कौन कर रहे हैं डायरेक्टली? प्लांट्स। प्लांट्स एंड ग्रीन एल्गी। ओके। और इनडायरेक्टली कौन कर रहे हैं? वी, हम लोग हेटरोट्रॉप या कीमोट्रॉप्स, अदर टाइप ऑफ कीमोट्रॉप्स जो वो भी कर रहे हैं। अब देखिए, फ्रॉम रेडिएंट एनर्जी ऑफ द सनलाइट, तो हम जो इनडायरेक्टली कर रहा है वो कैसे कर रहा है? डायरेक्टली के ऊपर डिपेंडेंट होकर। डायरेक्टली जो एनर्जी को हार्वेस्ट किया उसको चुरा लिया, इनडायरेक्टली जो यूज करेगा उसको, या उसको ले लिया, जैसे हुआ हुआ। फ्रॉम द रेडिएंट इन द फोटो ऑटोट्रॉप्स। फोटो ऑटोट्रॉप्स हो गए आपके प्लांट एंड ग्रीन एल्गी। लाइट ड्रिवन स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, लाइट ड्रिवन। अब देखिए, लाइट ड्रिवन, एक चीज याद रखिए, लाइट के द्वारा स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, लाइट के द्वारा पानी को तोड़ा गया। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, लाइट के द्वारा पानी को तोड़ा गया ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में। और उस प्रक्रिया से क्या हुआ? रिलीजेज इट्स इलेक्ट्रॉन फॉर रिडक्शन ऑफ CO2। अभी थोड़ी देर पहले आपको हम बताए क्या हो रहा था आपका हेटेरोट्रॉप में? हेटेरोट्रॉप में क्या हो रहा था? कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन हो रहा था, है कि नहीं? और ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा था। और यहां पर क्या हो रहा है? चूंकि कार्बोहाइड्रेट का प्रोडक्शन हो रहा है, इसलिए CO2 का क्या हो रहा है? एनीबॉडी? रिडक्शन हो रहा है। और वाटर का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। समझ में आ रही बात? आप अगर देखेंगे तो ये दोनों रिएक्शन ठीक उल्टा है कि नहीं है? उल्टा, ये रिएक्शन और ये रिएक्शन। यहां पर आप यहां पर H2O के बाद आप प्लस एनर्जी लिख दीजिए, ठीक है ना? प्लस एनर्जी, तो ये ठीक हो जाएगा। और प्लस एनर्जी, और यहां पर ऊपर से एनर्जी आया, एनर्जी लगा, लाइट है, एनर्जी हुआ, एनर्जी गया, एनर्जी स्टोर्ड हो गया कार्बोहाइड्रेट में, और यहाँ एनर्जी रिलीज हो गया, तो प्लस लिख दीजिएगा तो ये हो जाएगा ठीक। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? उल्टा हो रहा है, ठीक। यहाँ पर क्या हो रहा था? कार्बोहाइड्रेट का रिडक्शन हो रहा था और ऑक्सीजन का, सॉरी, कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन हो रहा था और ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा था। और यहाँ पर हो रहा है कार्बोहाइड्रेट, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, और वाटर का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। समझ में आ गया? ठीक उल्टा हो रहा है इन दोनों में। इन द फोटो ऑटोट्रॉप्स, लाइट ड्रिवन, लाइट के द्वारा स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, वाटर को स्प्लिट किया ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, रिलीजेज इट्स इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन कहां से रिलीज हुआ? वाटर से। वाटर के स्प्लिट होने के बाद फॉर द रिडक्शन ऑफ CO2, CO2 का रिडक्शन हो रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन गया CO2 पर। अब CO2 का रिडक्शन होगा, तो ये CO2 में हाइड्रोजन जो है कहां से आया? वाटर से आया। फोटोसिंथेसिस में CO2 में हाइड्रोजन वाटर से निकल के ऐड हुआ और कार्बोहाइड्रेट बनाया। और जब वाटर निकल गया तो ऑक्सीजन बचा, ये ऑक्सीजन आ गया। तो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन कहां से आया? वाटर से आया। और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन हो रहा है, तो CO2 कहां से आया? कार्बोहाइड्रेट से आया। यही CO2 कार्बोहाइड्रेट में इनकॉर्पोरेट हो रहा है, यही CO2 कार्बोहाइड्रेट से ही निकल रहा है। इसी ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है तो H2O बन रहा है। इसी H2O का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये O2 बन रहा है। यहां पर CO2 का रिडक्शन हो रहा है और H2O का ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहां पर कार्बोहाइड्रेट का क्या हो रहा है? कार्बोहाइड्रेट का क्या हो रहा है? यहां पर
ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहाँ पर CO2 का रिडक्शन हो रहा है। समझ रहे बात को? दोनों ठीक उल्टा है। तो इस प्रक्रिया में लाइट जो है, यस सर। और ये इलेक्ट्रॉन जो एक्साइट हुआ वाटर का, तो उस इलेक्ट्रॉन के एक्साइटमेंट में जो एनर्जी आया वो लाइट से आया, सनलाइट से। तो पहली बार, चूंकि अब हम क्या बोले, सनलाइट से एनर्जी आया, तो पहला जो एनर्जी आया सनलाइट से, जो फर्स्ट जो ट्रैप हुआ एनर्जी, चूंकि हम लोग तो इनडायरेक्टली यूटिलाइज करते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट से भी में भी जो एनर्जी आया वो सनलाइट से ही आया। तो फर्स्ट जो सनलाइट से एनर्जी आया, जो ट्रैप हुआ, वो यहीं पर ट्रैप हुआ, पहला इलेक्ट्रॉन जो यहां से निकला, ये जो इलेक्ट्रॉन निकला। तो ये है आपका हायर एनर्जी स्टेट पे, हाईएस्ट एनर्जी स्टेट में है यहाँ पर। और उसके बाद सीक्वेंशियली जो है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन फ्री एनर्जी चेंज होते जाएगा, निगेटिव 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 निगेटिव, थोड़ा 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 करके, और एनर्जी हार्वेस्ट किया जाएगा यहाँ। और यहाँ पर भी एक सीरीज ऑफ रिएक्शंस है, ऐसा नहीं कि एक ही रिएक्शन में ये हो गया, सीरीज ऑफ रिएक्शंस है। एक ग्लूकोज बनने से पहले ट्रायोज बना, ओके, 3 कार्बन वाला, पेंटोज बना 5 कार्बन वाला, तब जाके ग्लूकोज बना। तो धीरे धीरे एनर्जी यहाँ पर लाइट के द्वारा एक्यूमुलेट हुई है। आगे बढ़े, समझ में आया आप लोगों को? ऑक्सीडेशन रिडक्शन, और यहाँ पर यस सर। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज एंड सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, एक लाइन में। बहुत बड़ा चैप्टर है, एक पूरा का पूरा इस पर चैप्टर है भैया, इसी का बहुत मोटा चैप्टर है, और पूरा इसका यूनिट है। लेकिन ये एक लाइन में आपको ये हम बताया है, यहाँ पर किताब में बताया है, हम क्या बताएंगे, किताब में बताया। ओके, लाइट ड्रिवन रिडक्शन ऑफ CO2। अब देखिए नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं? लाइक अस। हम क्या है, नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, केमोट्रॉप्स है। कीमोट्रॉप्स में भी कैसे, कीमोट्रॉप और हेटेरोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स कीमोट्रॉप्स एक ही बात है। ऑब्टेन द एनर्जी they need by oxidizing the energy rich products of photosynthesis stored in plants, then passing the electrons thus acquired to atmospheric O2 to form water, CO2 and other end products which are recycled in the environment। यही सेम बात है, यहाँ तो हम डिस्कस कर ही दिए, आपको ये बता ही दिए, सेम चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। यही रिएक्शन जो है ये है आपका नीचे, यानी ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। तो यही हो रहा है नॉन फोटोसिंथेटिक। और क्या हो रहा है, ऑब्टेन द एनर्जी दे नीड बाय ऑक्सीडाइजिंग। कहां से एनर्जी ऑब्टेन कर रहा है? ऑक्सीडाइज कर रहा है कार्बोहाइड्रेट को और रिड्यूस कर रहा है ऑक्सीजन को। ऑक्सीडाइज कर रहा है कार्बोहाइड्रेट को, क्या हुआ ना, ऑक्सीडाइजिंग द एनर्जी रिच प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस stored in plants and then passing the electrons thus acquired to atmospheric O2, और इलेक्ट्रॉन्स को एटमॉस्फेरिक O2 को पास कर दिया, जिससे कि आपका वाटर बन गया। और इस तरह से ये रिसाइकल। अब देखिए यही हमारे नेचर में बैलेंस बना हुआ है, ओके, ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स का एरोबिक एंड एनारोबिक बैलेंस है। अगर ये ऑर्गेनिजम्स जो ये वाले रिएक्शन करते हैं उनकी संख्या कम हो जाए तो क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट कार्बोहाइड्रेट और O2 कम हो जाएगा। सराउंडिंग में कार्बोहाइड्रेट तो कम हो गया, ठीक है, ये तो लैंड पर सॉलिड सब्सटेंस, O2 तो गैसियस है, तो फर्क पड़ जाएगा एनवायरनमेंट में, ओके। और अगर ये ज्यादा हो गया तो CO2 ज्यादा प्रोड्यूस करेगा फिर एनवायरनमेंट को। तो एक हेल्दी बैलेंस बना होना चाहिए इन दोनों के बीच में। Thus, autotrophs and heterotrophs participate in global cycles of O2 and CO2, driven ultimately by sunlight, making these two large groups of organisms independent। अच्छा, आप कहोगे कि अगर हम धरती सारे जंगल को समाप्त कर दें, मैं आपसे पूछता हूं, तो क्या ऑक्सीजन प्रोडक्शन रुक जाएगा? मान लो थ्योरेटिकल सिर्फ बता रहे हैं, सिर्फ इमेजिन करो सारा पेड़ पौधा कबाड़ दिया जमीन पर से, मान लो, तो क्या ऑक्सीजन प्रोडक्शन रुक जाएगा एनवायरमेंट एटमॉस्फेयर में?
नहीं रुकेगा। वो क्यों? तो सर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हाँ, नहीं है सर। सर, एटमॉस्फेयर में तो ही है सर। हाँ। साइकिल हो रहा है वो। तो प्रेजेंट है तो वो वहां से उसको कंजम्पशन भी हो रहा है ना। तो जब एडिशन हो रहा है और कंजम्पशन हो रहा है तो दोनों का साइकिल साइकिल बैलेंस होगा। है। अगर एडिशन आपने प्लांट को खत्म कर दिया, मान लो प्लांट सब काट दिए जमीन पर, तो एडिशन प्रभावित हो गया ना। एडिशन प्रभावित हो जाएगा। क्यों? यस सर। क्यों प्रभावित हो जाएगा? फिर बहुत ज्यादा मात्रा में, ठीक है। लेकिन चूंकि आपका जो पैसिफिक ओशियन है वो 70% O2 को कंट्रीब्यूट करता है। प्रशांत महासागर बहुत बड़ा है ना, सबसे बड़ा है। सारे लैंड मास को जोड़ भी दीजिए तो प्रशांत महासागर में घुस जाएगा, चला जाएगा। प्रशांत महासागर से 70% ऑक्सीजन वातावरण में ऐड होता है। उसमें जो बैक्टीरिया है फोटोसिंथेटिक, और आपके एल्गी, मरीन प्लांट्स, दे प्रोड्यूस ऑक्सीजन 70%। तो इवन अमेजन रेड फॉरेस्ट को खत्म कर दे तो भी 70%, लेकिन 30% जो है आपका हैम्पर हो जाएगा। तो उस 30% के हैम्पर होने से भी कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स आ जाएंगे। ओके। ड्रिवन अल्टीमेटली बाय सनलाइट, making these two large groups of organisms are independent. Okay, thus autotrophs and heterotrophs participate in global cycles of O2 and CO2 driven ultimately by sunlight, making these two large groups of organisms interdependent. Independent नहीं, interdependent, एक दूसरे पर निर्भर हैं। इसका जो प्रोडक्ट है हेट्रोट्रोप्स का, वही ऑटोट्रोप्स का रिएक्टेंट है। ऑटोट्रोप्स का प्रोडक्ट जो है हेट्रोट्रोप्स का रिएक्टेंट है। सो इंटरडिपेंडेंट। Virtually all energy transductions in cells can trace to this flow of electrons from one molecule to another in a downhill flow from higher to lower electrochemical potentials. ठीक है, यहां पर electrochemical potential is very high और यहां पर इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल इज लोएस्ट। ये हाई इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल से लीस्ट इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल के बीच में जो यात्रा हुई, इस यात्रा में एनर्जी हार्वेस्ट कर लिया गया। अब ये हाईएस्ट क्यों नहीं है? इसको क्यों नहीं बोले हाईएस्ट? इसलिए हाईएस्ट इसको नहीं बोले, इसके अब ये तो ग्लूकोज है, ग्लूकोज के ऊपर भी होगा डाइसेक्राइड, वो उससे ज्यादा इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल है उसमें। पॉलीसेक्राइड उससे ज्यादा है उसमें, ग्लाइकोजन, स्टार्च। ओके, बट CO2 और H2O तो एकदम लिस्ट हो गया, इसको फर्दर ऑक्सीडाइज या रिड्यूस नहीं किया जा सकता है, सिट्ठी बच गया ये, और बीच में सारा एनर्जी हार्वेस्ट कर लिया गया। So as such this is formally analogous to the flow of electrons in a battery driven electric circuit. तो ये भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है हाई इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल स्टेट से लो इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल स्टेट के बीच में। हेडलाइन भी यही है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड एनर्जी okay, flow of electrons provides energy for organisms. All these reactions involved in electron flow are oxidation reduction reactions. तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जो चल रहा है, इसके बीच में हम बताए बहुत सारे इंटरमीडिएट स्टेप्स, और उस हर इंटरमीडिएट स्टेप्स में आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन एजेंट्स हैं, लाइक NADH, FADH2, such as these agents are there coupled, और फिर ATP ADP कपलिंग है, ताकि अगर कोई रिएक्शन थोड़ा सा पॉजिटिव, अगर डेल्टा H जो है पॉजिटिव हो रहा है, ओके, तो डेल्टा H को पॉजिटिव अगर हो रहा है तो उसको उस रिएक्शन को ड्राइव करने के लिए ATP के साथ कपल्ड कर दिया जाता है, ATP ADP कन्वर्जन के साथ, दैट रिएक्शन इज कपल्ड, तो वो रिएक्शन आगे फॉरवर्ड हो जाता है।
अब देखिए यहां तक क्लियर है आपको? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, वन रिएक्टेंट इज ऑक्सीडाइज्ड लूजेस इलेक्ट्रॉन्स एज अनदर इज रिड्यूस्ड, यही है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। एक रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज होता है यानी इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और दूसरा रिएक्टेंट जो है रिड्यूस हो जाता है यानी इलेक्ट्रॉन गेन करता है। इलेक्ट्रॉन गेन मीन्स रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन लूज मीन्स ऑक्सीडेशन। आगे बढ़े। आपको याद करने में तकलीफ हो तो एक फॉर्मूला बना लो, ठीक है? हम बता रहे हैं, एक फॉर्मूला बना लो। ए सी, हम भी इसी तरह याद रखते हैं फॉर्मूला बना के। तो जैसे देखो, चूंकि मेरा अब नोटबुक आप देख नहीं पाओगे, लेकिन फिर भी मैं बताते जा रहा हूँ लिख करके। ए लिखिएगा आप लोग, ACrWO, ACrWO, और एक है HCOOR, HCOR ACRO। तो ACR में हो गया आपका A से ऑटोट्रॉप, H से हेटेरोट्रॉप, एंड C स्टैंड्स फॉर, अगर AC में है तो C स्टैंड्स फॉर आपका ऑटोट्रॉप है, तो C स्टैंड्स फॉर CO2, CO2 is reduced CR, a water is oxidized WO, ACrWO। ये हो गया ऑटोट्रॉप में। ऑटोट्रॉप में CO2 is reduced, water is oxidized। और फिर दूसरा फॉर्मूला जो हेटेरोट्रॉप्स में क्या हो रहा है, HCOOR, हेटेरोट्रॉप्स, H स्टैंड्स फॉर हेटेरोट्रॉप, C स्टैंड्स फॉर, अब चूंकि हेटेरोट्रॉप में C है तो ये C का मतलब हो गया कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट इज ऑक्सीडाइज्ड एंड ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड, HCOOR। ये दो 5 अल्फाबेट का दो आप वर्ड लिख लो कॉपी में, तुरंत मेमोराइज हो जाएगा, ACrWO HCOOR। समझ गए? आगे बढ़े हम लोग। यस सर। Yes, sir. क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग अदर, दूसरा देखिए ये है बोल्ड स्टेटमेंट की, क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग ऑर्डर रिक्वायर्स वर्क एंड एनर्जी। क्योंकि लिविंग सिस्टम जो है ऑर्डर को मेंटेन कर रहा है, इट इज वर्किंग अगेंस्ट द एंट्रोपी, ठीक है? तो एंट्रोपी यहाँ निगेटिव हो रहा है, तो ऑर्डर मेंटेन कर रहा है, सो ऑर्डर को मेंटेन करने में वर्क और एनर्जी लगेगा ही लगेगा। ओके, एज वी हैव नोटेड, सिंपल है, जल्दी जल्दी पढ़ देते हैं। एज वी हैव नोटेड, DNA, RNA एंड प्रोटीन्स आर इंफॉर्मेशनल मैक्रोमोलिक्यूल्स। केस 3 में देखे थे, नहीं केस 3 अभी बाद में ये वाला है, ठीक है? जानते ही आप लोग DNA, RNA, प्रोटीन इंफॉर्मेशनल मैक्रोमोलिक्यूल है। द प्रिसाइज सीक्वेंस ऑफ देयर मोनोमेरिक सब यूनिट्स कंटेन्स इंफॉर्मेशन। प्रिसाइज सीक्वेंस ही इंफॉर्मेशन कंटेन करता है। जैसे किसी प्रोटीन का अगर सीक्वेंस, अमाइनो एसिड का सीक्वेंस अलानिन, एस्पार्जिन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, लाइसिन, ल्यूसिन, अगर इस तरह से है और हम इसको बदल दिए, मान लो शुरू का 6 अमाइनो एसिड इस तरह से, और इसको बदल दिए, एस्पार्जिन की जगह ल्यूसिन से स्टार्ट हो गया, तो प्रोटीन भी बदल जाएगा। हो सकता है ये बदलना रैंडमनेस से, उसका कोई मीनिंग ना निकले, वो मीनिंगलेस हो, कोई इंफॉर्मेशन ना हो। क्योंकि मीनिंगलेस क्यों है? क्योंकि जो प्रोडक्ट बना उसका वो मीनिंगलेस प्रोडक्ट है, उसका कोई काम नहीं है। ओके, तो मीनिंगलेस इंफॉर्मेशन हो गया। तो इंफॉर्मेशन, यूजफुल इंफॉर्मेशन तभी कहलाएगा जब वो प्रिसाइज सीक्वेंस में है, और रैंडम नहीं, ऑर्डर है, उसका कुछ मतलब है, कोई रैंडम सीक्वेंस नहीं है। जस्ट एज द लेटर्स इन द सेंटेंस डू, जैसे कि एक सेंटेंस में लेटर्स होते हैं, जैसे आई एम ईटिंग, और उसको अगर रैंडमाइज कर दो, अगर एम का एम को पहले ले लो, एम आई का आई ले लो, मी ए करके कुछ भी बना दोगे, अर्थ बिना मतलब का बहुत सारा चीज बन सकता है उसका, परमुटेशन कॉम्बिनेशन से लेटर्स का। ओके, इन एडिशन टू यूजिंग केमिकल एनर्जी टू फॉर्म द कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन दीज सब यूनिट्स, द सेल्स मस्ट इन्वेस्ट एनर्जी to order the subunits in their correct sequence. Not only this, कि monomeric units जो है सब combine हो के एक बड़ा polymeric unit बना। Even in the polymeric unit, क्योंकि monomeric unit covalently bind हो रहा है, polymeric unit जो bind हो रहा है, क्या हो रहा है? non covalent interaction से हो रहा है, hydrogen bond, van der Waals forces, ionic interaction, hydrophobic interactions, these are the interactions. So because of that also they are giving the stability to the
मैक्रोमोलिक्यूल। तो एक तो कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से बहुत सारा कोवेलेंट बॉन्ड बना मोनोमेरिक यूनिट का, दूसरा नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन की वजह से भी ऑर्डर आ रहा है। तो वो दोनों जो है आपके ये जो कोवेलेंट नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस आर कंट्रीब्यूटिंग टू द डिक्रीज इन एंट्रोपी। यस और नो? Yes, sir. समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? Okay. The cells must invest energy to order the subunits in their correct sequence. Okay, so it is extremely improbable that amino acids in a mixture would spontaneously condense into a single type of protein with a unique sequence. ठीक है, extremely improbable है। क्यों एक्सट्रीमली इम्प्रोबेबल? अब सपोज कीजिए एक अमाइनो एसिड, एक प्रोटीन में 100 अमाइनो एसिड है सपोज, और उस 100 अमाइनो एसिड का एक प्रिसाइज सीक्वेंस ही मीनिंगफुल है जिसका कुछ फंक्शन है, लेकिन 100 अमाइनो एसिड के उस प्रोटीन को 100 अमाइनो एसिड को उलट फेर आगे पीछे करके हम कितना मिलियंस ऑफ बना सकते हैं प्रोटीन्स। 100 अमाइनो एसिड है, उस 100 अमाइनो एसिड को अलग अलग ऊपर नीचे करके बहुत सारा वेरिएशन बन सकता है। तो इट इज एक्सट्रीमली इम्प्रोबेबल, तो ये एक्सट्रीमली इम्प्रोबेबल है कि उतने मिलियंस ऑफ पॉसिबल सीक्वेंसेस, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस में से कोई एक मीनिंगफुल जो है वो स्पॉन्टेनियसली कंडेंस और एक्वायर हो जाएगा सिंगल टाइप ऑफ। दिस इज एक्सट्रीमली इम्प्रोबेबल। इसके लिए वर्क और एनर्जी लगेगा विथ एक यूनिक सीक्वेंस को ऑब्टेन करने के लिए वर्क और एनर्जी लगेगा जिसमें कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन है। This would represent increased order in a population of molecules. But according to the second law of thermodynamics, the tendency in nature is towards ever greater disorder in the universe. That is, the total entropy of the universe is continuously increasing. यही आपका second law of thermodynamics है। Total entropy of the universe will always increase. To bring about the synthesis of macromolecules from their monomeric units, free energy must be supplied to the system. तो ये जो मैक्रोमोलिक्यूल का सिंथेसिस हो रहा है वो इसके अगेंस्ट जा रहा है, इस स्टेटमेंट के अगेंस्ट। लेकिन एक्चुअली में इस स्टेटमेंट के अगेंस्ट नहीं जा रहा है, क्योंकि एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज इक्वल टू एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम प्लस एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग। ये आपको लग रहा है कि ये इसके अगेंस्ट बात है, लेकिन नहीं। एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम प्लस एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग इज इक्वल टू एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स होता है। तो ये एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स की बात कर रहा है। टोटल एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। लेकिन लिविंग सिस्टम जब तक है, मैक्रोमोलिक्यूल का सिंथेसिस हो रहा है, तो एंट्रोपी ऑफ द लिविंग सिस्टम इज डिक्रीजिंग और सराउंडिंग जो है उसका इंक्रीजिंग। दोनों का इफेक्ट जो है प्लस कर देंगे, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम प्लस सराउंडिंग, उसका नेट इफेक्ट भी हमेशा पॉजिटिव, वो भी पॉजिटिव ही होगा। क्योंकि एनिमल का डेथ हो जाएगा तो फिर एंट्रोपी शुरू हो जाएगा, उसका डिके शुरू हो जाएगा, एंट्रोपी बढ़ना शुरू हो जाएगा। इतना कंसेप्ट आप लोग समझे कि नहीं? हेलो, यस सर। Yes, sir. कहीं नहीं समझ में आया Yes, sir. तो पूछो, Yes, sir. फिर आगे बढ़ेंगे, या नहीं तो कल के क्लास में पढ़ेंगे। आज पढ़ोगे, कल के क्लास में पढ़ोगे? अभी ये 1 मिनट भी